नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। अमृतकाल का बजट आया है, सप्तऋषि की बात की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट रखा और बजट में कितनी संभावनाएं हैं और कितना क्या कुछ है। सर्विस क्लास के लिए खुशखबरी है, साथ में बहुत सारी चीजें जो आपको जाननी चाहिए। और हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, सीए पीयूष जैन और उद्योगपति अरविंदर खुराना जी। बात हम शुरू करते हैं हमारे भिलाई से। मिनी इंडिया है और भिलाई में हर वर्ग के लोग हैं, सर्विस क्लास के लोग हैं, उद्योगपति हैं, अच्छी खासी उद्योग इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे रेलवे के लोग हैं, यहाँ पर व्यापारी है, अच्छा खासा बाजार है और हर वो वर्ग जो बजट में कहीं भी अछूता नहीं है, सारे लोग यहाँ मौजूद है और सबके लिए बजट में कुछ ना कुछ खास है। चुनावी बजट विपक्ष बताते हैं इसे, लेकिन यह बजट लोगों के लिए कितना फायदेमंद है या उम्मीद कितनी पूरी हुई, यह हम एक्सपर्ट से जानेंगे। पीयूष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो बजट था, आप किस रूप में देखते हैं? मेरे हिसाब से काफी अच्छा बजट था। लोगों की, जैसे हम लोगों की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, इस बार गवर्नमेंट से मोस्टली कवर किया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी में कुछ त्रुटियां थी, उसको भी टारगेट किया। डायरेक्ट टैक्सेस में भी ऑलमोस्ट हर पॉइंट फ्रॉम अगर आप देखेंगे तो स्लैब से लेके छोटे एमएसएमई से लेके स्टार्टअप से लेके लिटिगेशन वाले जो अपील्स वाले मामले हैं, हर एरिया को थोड़ा थोड़ा कवर किया गया है। मैंने तो काफी समय बाद किसी बजट में वित्त मंत्री के मुंह से मध्यम वर्ग के लिए कुछ सुना, एमएसएमई स्टार्टअप के लिए कुछ सुना। अदरवाइज आप देखेंगे तो एक जमाना ऐसा था जब हमारे वित्त मंत्री बोला करते थे कि मध्यम वर्गीय अपनी चिंता स्वयं करें। तो पार्लियामेंट में, सदन में यदि कोई वित्त मंत्री कॉर्पोरेट्स के लिए बात करे और मध्यम वर्गीय के लिए ऐसा शब्द का चयन करे कि मध्यम वर्गीय अपनी चिंता स्वयं करे, तो आशाएं कम रहती है। पर इस बार देखा गया, लगातार 2-3 सालों से गवर्नमेंट मेजर्स ला रही थी मिडिल क्लास के लिए, और इस बार तो वित्त मंत्री ने अपने बजट के अलावा बजट स्पीच में भी अच्छी खासी जगह दी है। तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ पर्सनल लेवल पे। सबसे ज्यादा सर्विस क्लास को इंतजार होता है इनकम टैक्स स्लैब का, जो कि बहुत सालों से बदला नहीं था, और अभी जो चेंजेस आए हैं, कितना फायदा मिलेगा, कितना वो टैक्स बचा पाएंगे या कितना उनको फायदा हो रहा है। क्योंकि बात यहाँ पर छूट की आती है, 7 लाख का कंफ्यूजन है कि 7 लाख तक की छूट है या 5 लाख तक में टैक्स लग रहा है। मतलब आम आदमी को समझना मुश्किल है बजट, क्योंकि एक घोषणा हो गई टीवी पे और लोगों ने सुना, उसमें रिबेट की बात नहीं की गई। क्या छूट के साथ में कितनी सारी चीजें होनी चाहिए, कहाँ क्या फायदा मिलेगा इसमें? मैडम, जो पार्लियामेंट में तो बहुत लिमिटेड टाइम में उनको बोलना रहता है, तो उन्होंने अपनी बात रखी। आप जो सवाल है आपका, मैं हम लोगों ने भी काफी उस चीज को फाइनेंस बिल में देखा। तो देखिए, पहले आज से 2-3 साल पहले उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम लेके आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि आप कुछ छूट छोड़ेंगे तो आपको एक सब्सिडाइज रेट पे टैक्स लगेगा, कम रेट पे टैक्स लगेगा। इस बजट में उन्होंने बोला, पहले ऐसा होता था लास्ट ईयर तक कि आपको उस स्कीम में जाना है तो आपको ऑप्ट इन करने के लिए एक फॉर्म फाइल करना होता था, फिर यदि आप वापस ओल्ड टैक्स में आ रहे हैं तो ऑप्ट आउट करना पड़ता था। अब इन्होंने बोला कि जो बेसिक टैक्स रिजीम रहेगी वो न्यू टैक्स रिजीम ही रहेगी। अब यदि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, यानी कि विद डिडक्शंस, अगर आपको रिटर्न फाइल करना है, डिडक्शंस के बेनिफिट लेने, चैप्टर 6 एक है, जैसे कि बच्चों की फीस, एलआईसी, मेडिक्लेम, बहुत सारी बचत योजनाओं का, तो आपको इस स्कीम से ऑप्ट आउट करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आपको उसका फायदा मिलेगा। स्लैब कई वर्षों से एक ही चले आ रहे थे, तो उन्होंने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया, दोनों ही स्कीम में, न्यू और ओल्ड में। और स्लैब के रेट्स भी कम किए, जैसे 0 से 3 लाख तक उन्होंने नील टैक्स रखा है, 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, 15 लाख से ऊपर की आय पे 30%। तो अब इन्होंने बोला कि 0 से 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं लगेगा, वो सेक्शन 87 के अंतर्गत रिबेट दे रहे हैं। तो रिबेट का मतलब ये है कि जैसे ही 7 लाख 1 रुपए आपकी आय हुई तो वो रिबेट चला जाएगा और टैक्सेशन स्लैब से लगेगा, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9। तो जैसा आपका सवाल था कि रिबेट की बात नहीं की, तो वो लॉ में आता है, वित्त मंत्री तो जो बात बोलेगी वो लोक लुभावन रहेगा। तो उन्होंने बता दिया कि 0 से 7 लाख, पर यदि आपकी आय 7 लाख तक है तो टैक्स नहीं लगेगा, 7 से ऊपर हुई तो स्लैब का बेनिफिट लगेगा। अब यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास डिडक्शंस हैं, जैसे 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट है हाउसिंग लोन का, 1.5 लाख की छूट है 80C में, 80D में मेडिक्लेम है, या कोई दूसरे खर्चे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 लाख तक का यदि स्लैब का आप एग्जांपल लेंगे ना, तो उसको ओल्ड टैक्स रिजीम
ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। रहेगा। और यदि किसी के पास कुछ नहीं है, तो जैसा वित्त मंत्री ने उदाहरण दिया कि 9 लाख रुपए तक पहले 60,000 टैक्स देना होता था, अब 45 देना होगा, या 15 लाख तक 187 देना होता था, अब 1.5 देना होगा, तो वो एप्लीकेबल होगा। मतलब इसमें बिना सीए की सलाह के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लोगों को अपना टैक्स बचाना है तो ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम वो समझनी जरूरी पड़ेगी उनको। आपको एडवाइजर की सलाह तो लेनी ही चाहिए, जैसे गूगल पे सारी चीजें अवेलेबल है, पर अगर आपको बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, तो वैसे ही क्योंकि इसमें लिटिगेशन कॉस्ट बहुत हाई है। सही है। और आपने अगर सुना होगा, उन्होंने बजट में बोला कि पहले डिपार्टमेंट आईटीआर प्रोसेस करने में एक एवरेज 8 साल पहले 93 दिन लेता था, 93 डेज, जो रिड्यूस होके 16 दिन पे आ गया है। 16 दिन, वो तो काफी अच्छा है। डिपार्टमेंट का एंडेवर और 45% रिटर्न्स तो जो है 24 घंटे में प्रोसेस हो गए। प्रोसेस हो रहा है। तो यदि आप से कोई त्रुटि रह जाती है अपने रिटर्न में बिना जानकारी के आप स्वयं भरते हैं, तो बहुत जल्दी आपके पास नोटिस आएगा, फिर उसके बाद आप परेशान होगे। तो हालांकि डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट में कैलकुलेटर्स डाल रखे हैं कि अगर आप खुद कैलकुलेट करना चाहें कि आपका बेनिफिट किस में है, तो इनकम टैक्स की वेबसाइट में कैलकुलेटर्स भी हैं। मैं बात अविंदर जी से चालू करूंगी अब फिर से। एमएसएमई को बहुत कुछ मिला है, या क्या कुछ उम्मीदें थी जो आप लोगों की अधूरी रह गई? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। एमएसएमईज के लिए जो इस बजट में काफ़ी अच्छी लाभदायक चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि हमने सुना कि सीतारमण जी ने बोला कि 9,000 करोड़ का एक एमएसएमई को पैकेज दिया गया है। अब वो 9,000 जो एमएसएमईज को पैकेज दिया गया है, उसको एलोबरेट करके जब हमको पता चलेगा, और हम निश्चिंत इसलिए हैं क्योंकि 9,000 करोड़ एक बहुत अच्छा बड़ा पैकेज होता है। पिछले कोविड से लेके अभी तक बहुत सारी एमएसएमईज को हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो स्टैंड करवाने में बहुत उन्होंने साथ दिया है। जैसे कोविड लोन्स दिए, उस कोविड लोन को उन्होंने बाकायदा बढ़ाते साथ देते अभी फिर इस बजट में उन्होंने ये एक बहुत अच्छी स्कीम दी है कि उस कोविड लोन को बढ़ाया गया है, और प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर दिया है उसमें। इससे क्या है, जो एमएसएमईज जो बंद होने की कगार में होंगे, अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे, वो इससे स्टैंड भी हो पाएंगे। एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी इससे। उसके बाद आता है कि जैसे वर्क ऑर्डर्स जो रहते हैं, अब 2,40,000 करोड़ का एक पैकेज रेलवेज को दिया गया है। तो अभी हम जब स्टार्ट कर ही रहे, तो हमारी पीयूष जी से बात ही हो रही थी। बहुत अच्छी बात यह है कि 2,40,000 करोड़ का पैकेज रेलवेज को दिया है, तो वो हमारे यहाँ पे एक हब है भिलाई स्टील प्लांट। तो वो पैकेज भिलाई स्टील प्लांट को आएगा, तो उसका अल्टीमेट फायदा जो है हमारी एमएसएमईज को ही मिलेगा, बिल्कुल। क्योंकि काम बढ़ेगा तो एमएसएमईज अपने आप को स्टैंड कर पाएंगी। और जो 9,000 करोड़ का जो पैकेज जो हमको एमएसएमईज को दिया गया, उसमें भी ये मुझे पक्का पता है कि जो इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, वो कैसे रेजिस्ट होंगी, उसका भी फायदा देखा जाएगा। नई इंडस्ट्रीज कैसे स्टैंड हो सकती हैं, उसका भी फायदा जरूर देखा जाएगा। तो कुल मिला के एमएसएमईज के लिए बहुत अच्छा एक बजट है ये। तीसरी एक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी चीज आज अनाउंस भी की है, जो कि हम काफी दिनों से अपेक्षा कर रहे थे कि एमएसएमईज जो रहती है, जो काम करके देती हैं, उनकी पेमेंट्स सुरक्षित नहीं रहती थी। जब काम करके देते हैं, तो कभी पेमेंट जब 30 डेज लिख के आता है, तो वो कभी 90 दिन में आती है, तो कभी 120 दिन के बाद आती है, या तो कई बार ऐसा होता है कि माल सप्लाई कर दिया जाता है, तो प्लांट उस पेमेंट्स को मतलब डेब्ट्स में, मतलब वो डूब जाती है। तो इस बार उन्होंने एमएसएमईज के लिए एक घोषणा की है कि टीम रहेगी, जिससे एमएसएमईज की पेमेंट सुरक्षित रहेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो टाइम पे दी जाए, उसके लिए एक टीम घोषित की गई है, जिसका वो अनाउंस कर रहे थे कि जल्द से जल्द उसका एक अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमें लगी, क्योंकि एमएसएमईज के लिए जब तक पैसा ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो ऐसा एमएसएमईज सुरक्षित नहीं रहेगी। तो वो एक होना बहुत ज़रूरी था। बहुत पहले ये चालू किया था, बहुत पहले इसको चालू किया गया था, पर वो टीम नहीं चल पाई थी। लेकिन अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, तो जरूर हम अपेक्षा करते हैं कि ये टीम चलती रहेगी और एमएसएमईज का पैसा जो है सुरक्षित रहेगा। एमएसएमई की बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में एमएसएमई की क्या स्थिति है? यहाँ पे जो बजट के पहले क्या उम्मीदें लगा रखी, जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारी चीजें उम्मीद के अनुसार हुई हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज जो अभी आप लोगों ने और उम्मीद की थी वो चीज नहीं हो पाई बजट में? देखिए, अपेक्षा तो इंसान है, हम तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो हम तो हमेशा ही अपेक्षा ज्यादा ही करते हैं। पर अभी क्या हुआ था, जब से कोविड से पहले से लेके पिछले 5-6 साल से एमएसएमई स्ट्रगल कर रही थी एमएसएमई। तो अपेक्षाएं तो हमेशा रहती हैं, और अपेक्षाएं एमएसएमईज की ही रहती हैं, क्योंकि जो बड़े उद्योग रहते हैं, उनकी अपेक्षाएं
बहुत बड़ी होती हैं और एमएसएमई की अपेक्षा रहती है कि वो बड़े उद्योगों तक पहुँच सके। हमारी अपेक्षा ये थी कि जो एमएसएमई जो आज स्ट्रगल कर रही हैं, बंद होने की कगार में हैं, वो बंद ना हो। आज की डेट में जो भिलाई, अगर मैं भिलाई की बात करूँ तो आज हमारा भिलाई एक औद्योगिक क्षेत्र है, एक औद्योगिक हब है, जहाँ पे हम बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं कि एक सुई से लेके एक एरोप्लेन, जहाज भी अगर हमें बोल दिया जाए तो यहाँ पे बन के चला जाएगा। ये हम गारंटी के साथ बोलते हैं। तो इस बीच में आज से करीब 8 साल पहले, 9 साल पहले यहाँ पे 400 उद्योग थे, जो आज स्ट्रगल करते, अब वो आप स्थितियों को ले लीजिए या नीतियों के हिसाब से ले लीजिए, तो वो बंद होते आज बहुत कम में सिमट गया एकदम। सिमट गए एकदम से। तो हम यही सोचते रहते थे कि कभी ना कभी नीतियाँ अच्छी आएँगी, तो ये उद्योग रेज़िस्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, नीतियाँ लेके आ रही हैं कि एमएसएमईज़ अपना स्ट्रगल करें और स्टैंड हो जाएँ। अब धीरे-धीरे पिछली बारी अपेक्षा ये थी कि जैसे ये कोविड लोन्स हैं, उसमें हमने ये अपेक्षा की थी कि जो कोविड लोन है उसमें क्योंकि हमें पता था कोविड के बाद एमएसएमईज़ जो हैं वो स्ट्रगल कर भी लें, तब भी स्टैंड इसलिए नहीं हो पाएँगी क्योंकि काफ़ी लॉस हो चुका था, पहले से ही होते हुए जा रहा था। लेकिन लोन आने के बाद थोड़ा बहुत रेज़िस्ट हुए, लेकिन हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि उस लोन में जो है कि कुछ पार्ट ऑफ लोन माफ़ कर दिया जाता, तो काफ़ी जो छोटे उद्योग हैं, उसको जीवनदान रेज़िस्ट मिल जाता, करते बिल्कुल। और वो खड़े होते। खड़े हो। तो वो एक सोच हमारी थी और जो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि चलो अभी भी हो सकता है क्योंकि 9,000 करोड़ के पैकेज में हो सकता है ये एक पार्ट दे दिया जाए कि कुछ पार्ट ऑफ लोन कोविड में से माफ़ कर दिया जाए या हो सकता है अभी आगे जो बजट है उसमें भी ये सोच आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदया की हो सकती है। तो हम यही अपेक्षा से ही दुनिया कायम है। आज हर इंसान अपेक्षा करके ही आगे चलता है, सोचता रहता है अच्छा होगा, वही सोच के हम चल रहे हैं। हाँ, पीयूष जी, अभी जो बात हम की सर्विस क्लास की उद्योग की बात व्यापारियों को क्या मिला बजट में इस बार? देखिए, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरा बजट व्यापारियों पे ही केंद्रित रहता है। यदि केंद्र सरकार जितना बजट आउटले कर रही है, जो स्पेंडिंग है, कहीं न कहीं वो पूरा पैसा डाउन द लाइन मार्केट में ही आएगा और उससे व्यापार बढ़ेगा। बाकी अगर मैं टैक्सेशन की बात करूँ, तो इनकम टैक्स में ऑडिट की लिमिट जो पार्टियाँ पहले 2 करोड़ रुपए तक प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन था, उसको 3 करोड़ कर दिया है, बशर्ते कि उनकी 95% एंड अबव रिसीट बैंकिंग चैनल से हो। और वैसे ही प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख की लिमिट को 75 लाख कर दिया। तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा, जैसा अरविंदर भैया ने बोला एमएसएमई पेमेंट के लिए रिड्रेसल के लिए, तो एक सेक्शन 43B होता है इनकम टैक्स में, जहाँ पे स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज़ जो होती है, किसी कानून के अंतर्गत जो पटाना होता है पीएफ, ईएसआईसी, तो किसी भी व्यापारी को उसकी छूट जो है वो तभी मिलती है जब उसे पटा देता है। तो छोटे उद्योगों से संबंधित ड्यूज़ को भी उनके बराबर लाके सेक्शन 43B में जगह दी है। तो अब एक हर एमएसएमई ना पैसे को लेके ही परेशान होता है कि बिल समय पे क्लियर नहीं हो रहा, बड़े उद्योग दबा दे रहे हैं उनको, काम करना है, मजबूरी है, झुक के काम करना पड़ता है। तो एमएसएमई एक्ट आया था। अब एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 15 को उन्होंने इनकम टैक्स से लिंक कर दिया। तो यदि आपको 15 दिन या 45 दिन के अंदर सामने वाला पैसा नहीं देगा, तो जब जिस वर्ष में वो पैसा देगा उस वर्ष में छूट मिलेगी, तब तक उसको P&L में छूट नहीं मिलेगी। तो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली उन्होंने कोशिश की कि एमएसएमई को उनका पैसा समय पे मिले। एक अच्छा आया है। दूसरा, छोटे उद्योग और स्टार्टअप्स जैसे हैं, तो अगर आप देखेंगे कि आज भिलाई के जो है मोस्टली आज हर परिवार में 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। अगर उसमें से हमारा बच्चा, जो कि हमारा भिलाई एक इंजीनियरिंग टाउन है, यहाँ से इंजीनियरिंग करता है, तो उसके पास पर्याप्त रोजगार के साधन नहीं थे। या तो उसे नौकरी करने भिलाई छत्तीसगढ़ छोड़ के जाना पड़ता था, और या यहाँ पे कम तनख्वाह में काम करना होता था या साधन कम थे। तो स्टार्टअप एक ऐसी योजना आई थी मोदी जी के काल में, जिससे भिलाई का बैठा बच्चा देश-विदेश के लिए यहाँ से बैठ के काम कर पा रहा है। वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज बोलते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर और बाकी तकनीकी साधन से। तो इन्होंने स्टार्टअप की योजना में पहले 31 मार्च 2023 तक यदि कोई स्टार्टअप रजिस्टर होता शासन के पास, तो उसको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता। उसको उन्होंने 1 साल और आगे बढ़ाया। इसके अलावा सभी को पता है कि स्टार्टअप शुरुआती सालों में नुकसान में रहते हैं, तो पहले 7 वर्ष तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे अपने लॉसेस को, इन्होंने इसको 10 साल तक किया। तो यदि आपको पहले साल लॉस हुआ है, तो अगले 10 वर्षों में कभी भी आपको मुनाफा होगा तो इस लॉस की छूट आपको वहाँ मिल जाएगी। तो इससे लोग प्रोत्साहित होंगे। इसके अलावा एक अलग फंड है, कौशल विकास योजना में एआई और रोबोटिक्स को जोड़ा। तो छोटे शहर के बच्चे, जैसे हर बड़ा आदमी, चाहे मार्क ज़करबर्ग हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, चाहे बिल गेट्स हो, सभी कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। तो कौशल विकास योजना उन्हीं लोगों के लिए आई थी जो कॉलेज या हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाए।
तो उस योजना में इन्होंने रोबोटिक्स, एआई, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों को जोड़ा, जो आज बच्चे यूट्यूब से सीख रहे हैं। तो अब उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो जो भिलाई में बैठा स्टार्टअप है वो इन बच्चों को अब्सॉर्ब करेगा, तो काम बढ़ेगा। पक्ष विपक्ष की होती है, और वो तो जाहिर सी बात है कि जो सत्ता पक्ष होगा उनके लिए बजट बहुत अच्छा है और विपक्ष के लिए बजट सिर्फ झुनझुना साबित होता है। तो आपको बजट में ऐसी कोई कमी लगती है कि जो इस बजट को थोड़ा सा, जो एक झुनझुना वाली बात है वो थोड़ा कहीं ना कहीं सही हो रही हो, कि कुछ चीजें ऐसी हो कि जो बजट में सिर्फ कागजों में दिखाई गई है, जमीन पे उसका कुछ असर नहीं होगा? मैम, हर पॉलिसी या हर बजट या किसी भी योजना में जो मंशा होती है सदन की, सांसदों की या विधानसभा की, वो अधिकारियों पे निर्भर करता है कि ग्राउंड लेवल पे उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो कोई भी सरकार कभी नहीं चाहेगी कि गलत योजना बने, परंतु यदि उसका क्रियान्वयन अच्छे से नहीं होगा तो वो बर्बाद हो जाएगी। और कुछ चीजें हैं हर बजट में ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पक्ष ऐसा रह जाता है जिसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। जैसे अरविंदर भैया बोले कि हमारा तो काम ही अपेक्षा करना है, उम्मीदों पे दुनिया कायम है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम भगवान से भी एक मन्नत मांगे और उसके बाद बोले कभी नहीं मांगेंगे, सब हो गया। सही है। तो निरंतर चलता रहता है, कुछ चीजें रह भी गई होगी। तो मेरे से यदि पूछेंगे तो मेरे हिसाब से बजट जो है 10 में से 8, 8.5 नंबर पाने लायक अच्छा बजट है। अरविंदर जी, आप कितना नंबर देंगे 10 में से, अगर बजट को नंबर देना चाहिए तो? मैं तो 10/10 ही दूंगा, पूरे दूंगा। क्योंकि मैं पीयूष भाई जैसा तो हूँ नहीं, क्योंकि वो सीए हैं, वो तो अंदर तक जाते हैं। पर मैं अपने अगर देखूं, जैसे एक क्वेश्चन आपने पूछा कि मतलब चुनावी दौर है तो आपने किस, मैं तो ये सोचता हूँ कि आज की डेट में बेरोजगारी एक ऐसी चीज है जो हर मुद्दे पे आती है। अब मैं ये बोलूंगा, अगर काम रहेगा तो बेरोजगारी खत्म होगी। तो अब अगर रेलवेज में काम आ रहा है तो तो इधर भी काम MSME में आएंगे, काम आएगा, बिल्कुल। प्लांट में काम आएंगे, तो उद्योगों में काम आएंगे। और सबसे ज्यादा अगर कोई मतलब रोजगार अगर जो देती है यूनिट, वो होते हैं उद्योग। तो अगर उद्योग फुलफिल रहेंगे तो नेचुरल बेरोजगारी खत्म होगी। तो मैं अगर उस चीज को देखूं तो रोजगार रहेगा तो सबका पेट भरा रहेगा। सबका पेट भरा रहेगा, आज की डेट में पेट से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर कोई भी सरकार आएगी तो आप यही देखिएगा, लड़ाई सिर्फ पेट की ही होती है। और कोई भी आदमी आज जो काम कर रहा है पेट के लिए करता है। अगर पेट भरा रहेगा तो आपका बजट बहुत अच्छा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर रेलवेज में काम जा रहा है तो एमएसएमईज के पास काम आ रहा है। एमएसएमईज में अगर उद्योगों के पास काम है तो ट्रांसपोर्ट लाइन पूरी भरी हुई है। प्लांट सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। तो आप इस चीज को आप शुरू से देखेंगे, चाहे एक छोटे दुकानदार हो, चाहे बड़ा दुकानदार हो, चाहे कुछ हो, सब लिंक पैसा मार्केट में ही आएगा, मार्केट में ही आता है। बिल्कुल। और जुड़ते हैं सब उद्योगों से ही जुड़ते हैं। तो उद्योग अगर भरे फल फूल रहे हैं, प्लांट फल फूल रहा है, उद्योग फल फूल रहे हैं, तो नीचे पूरा ट्रांसपोर्ट पूरा फल फूल फूलेगा, फिर दुकानें फल फूले रहेंगी, क्योंकि दुकानों में भी तो खरीदारी होगी। जब लोग कमाएंगे तो खरीदारी निश्चित है। से जो बेरोजगार है उनको काम मिलेगा और उनको पैसा मिलेगा। तो मैं इस हिसाब से देखा जाए तो पूरा पैसा उन्होंने पूरा अपना बजट सबको दिया है। तो उससे उम्मीद करते हैं कि सब जगह में काम जाएगा तो पूरा पैसा यहीं आएगा और अपने बीच में ही सब खुशहाली आएगी। बिल्कुल खुशहाली आएगी। जी हाँ, कुल मिलाकर उम्मीद पे दुनिया टिकी है और बजट से लोगों को उम्मीद थी, उम्मीद पूरी भी हुई है। सर्विस क्लास को भी राहत मिली है, क्योंकि हर बार उनका चेहरा उतर जाता था जब बजट आता था कि कुछ उन्हें फायदा मिला नहीं है। और कई ऐसी चीजें हैं कि जो उद्योग में भी थोड़ी सी राहत देने वाली हैं, कृषि में भी किसानों को भी बहुत कुछ मिला है। और जब बात चुनावी बजट की अगर हम करते हैं, विपक्ष की बात भी मान लेते हैं, तो चुनावी बजट ही सही, पर कुल मिलाकर इस बार बजट से हर कोई खुश है। और बजट के हमारे इस विशेष एपिसोड में इतना ही। और अगर आपको बजट से संबंधित एक्सपर्ट की अगर व्यू लेना है तो पीयूष जी बिल्कुल मौजूद रहेंगे। हम उनके नंबर भी आपको कमेंट बॉक्स में देंगे, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, या अपने टैक्स स्लैब किस तरीके से आपको चुननी चाहिए, या आपको कैसे उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, सारा कुछ आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर नए मुद्दों के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।